विक्की सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं विक्की कुमार आप सभी को आज जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 बात करेंगे रूरल लाइफ एंड सोसाइटी के बारे में, ग्रामीण जीवन और उसके समाज के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि जब अंग्रेजों का आगमन हुआ। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में 1600 में आकर अपनी कंपनी स्थापित कर ली थी। उस समय का ग्रामीण जीवन कैसा था, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से इसका प्रभाव पड़ा, किसानों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा, उसके बारे में, और उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, गरीबी किस चरम सीमा पर थी, उन तमाम चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज चलते हैं रूरल लाइफ एंड सोसाइटी के बारे में चर्चा करने। तो शुरुआत में हम लोग इतना पता है कि इंडिया जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्री है जो कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लगभग 70% लोग कृषि पर आधारित है, अपना जीवन यापन कृषि करके ही व्यतीत कर सकते थे। और जब मुगल वंश का शासक था, जिसका जो राजस्व विभाग का हेड टोडरमल साहब ने भी जो है टोडरमल कृषि में कई सुधार किए थे। उस समय कृषि में कई सारी व्यवस्थाएं लाई थी, और जब अंग्रेज आए तो उसकी कृषि में किस तरह का इम्प्लीमेंट हुआ, किस तरह से उसको एस्टेब्लिश किया गया, उसके बारे में ब्रिटिश एग्रियन पॉलिसी, तरह तरह के पॉलिसी लगाए गए। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे चल के कि बिहार के चंपारण में नील की खेती हुई, जहाँ पे 3 कठिया प्रणाली हुआ, यानी 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, 1 बीघा होता है, जिसका 3 कट्ठा में नील की खेती की जाती थी। तो इस तरह की व्यवस्था जो है ब्रिटिश द्वारा किया गया, पॉलिसी द्वारा किया गया, और अधिक से अधिक रिवेन्यू को वसूला गया, राजस्व को वसूला गया, जो उसके सेहत के लिए कहीं नहीं, किसानों में कई तरह की नाराजगी होते गई, जो आगे चल के हम लोग तरह तरह के मूवमेंट के भी बारे में चर्चा करेंगे, कि किसानों के आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे कि वो किसान किस तरह से आंदोलन किए। इसमें अगर हम देखेंगे तो अलग अलग तरह का सेटलमेंट था, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सेटलमेंट था, महलवाड़ी सेटलमेंट था, और इस तरह के कई सारे जो स्टेटमेंट थे, जो कई तरह के सेटलमेंट थे, व्यवस्थाएं थे जो अप्लाई की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। सबसे परमानेंट सेटलमेंट जो था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। लगभग 18वीं शताब्दी में जो है ये शुरुआत हुई थी परमानेंट सेटलमेंट का। जब जो लोग थे, एक जिस क्षेत्र में कंपनियां लग जाती थी उस क्षेत्र पर अधिकार करते गया, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध, और उससे पहले 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद एक बहुत बड़े भूभाग बंगाल पर अधिकार हो गया था अंग्रेजों का। तो उस क्षेत्र का रेवेन्यू भी वसूलना उसका था। तो उस क्षेत्रों में एक परमानेंट सेटलमेंट लगाई गई थी। सेटलमेंट के अंतर्गत ये तय किया गया था कि हम जो किसान है उसका जो उपज होगी वो कि अंग्रेजों को डायरेक्ट दिया जाता था, वो वसूल कर देने की प्रथा की। इसमें 2 तरह के सेटलमेंट हुआ, एक रैयतवाड़ी सेटलमेंट और एक महलवाड़ी सेटलमेंट। इसमें रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट था वो खास करके मद्रास, बॉम्बे और असम के क्षेत्रों में प्रभावी ज़्यादा हुआ, और वो इसको स्थापित करने में सबसे अहम भूमिका सर थॉमस मुनरो ने किया था। इस सेटलमेंट के अंतर्गत ये बताया गया था कि जो जितने भी किसान हैं, पीजेंट हैं, उनको ही उस भूमि का मालिकाना हक मिलता था, और वो अपने जो एक क्षेत्र में जो अपना खेत का जो रेवेन्यू आएगा वो डायरेक्ट अंग्रेजों को पहुंचाएंगे। अगर कोई किसान जो इस सेटलमेंट को, इस रेवेन्यू को नहीं चुका पाता था अंग्रेजों को, तो उसे पुनः जमीन छीनकर दूसरे को दे दी जाती थी। तो ये जो व्यवस्था इस प्रकार की जो थी, जो खासकर किसानों पर डायरेक्ट हावी होते थे अंग्रेज लोग, वैसे व्यवस्था को, वैसे सेटलमेंट को रैयतवाड़ी सेटलमेंट कहा गया था, जो खास
सर थॉमस मुनरो द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद ये हुआ कि इसमें बदलाव होते गए, तरह तरह के आंदोलन होते गए। तो उसके बाद एक और व्यवस्था आई, वो कहलाया महलबारी सेटलमेंट 1833 के। ये पंजाब के क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिला। इसमें जो था एक रिवेन्यू, एक गांव में जो एक जमींदार था, पूरे गांव का एक आदमी पर सौंप दिया जाता था, जिसको महाल कहा जाता था। महाल मीन्स होता है विलेज, गांव। तो वो जो महाल था, वहाँ का जो हेड होता था, वो पूरे गांव को रिवेन्यू वसूल कर और अंग्रेजों को पहुंचाया करते थे। इसमें जो था उसका जो महाल का जो मेन गांव का है, अगर वो नहीं चुका था तो वो आदमी को हटाकर दूसरे को क्या बना दिया जाता था, उस गांव का जमींदार बना दिया जाता था। इससे कि पुराने जमींदार भी क्या हो गए, नाखुश होने लगे थे। और ये आगे चल के इन तमाम जो रीजन होगा, जो 1857 के रिवोल्ट का सबसे बड़ा रीजन बनेगा 1857 का, क्योंकि कुछ पुराने जमींदार जिनकी जमींदारी छीन गई, वो भी अपनी रिवोल्ट के लिए बहुत सारे, जब हम पिछले क्लास में बात कर रहे थे कि लॉर्ड जो डलहौजी था, जो हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को अपने में मिला लिया, जिसका पुत्र नहीं है उस राज्य को भी अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। तो वहाँ के राजा जो थे या वहाँ के सगे संबंधी लोग थे उस राज्य के, वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध में हो गए। जो इन तमाम जो घटनाएं हो रही है, जो 1857 के विद्रोह का बीजारोपण का कारण बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इस समय जो किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहे थे कि जो अंग्रेज रिवेन्यू प्राप्त कर रहा था, वो रिवेन्यू अपने देश इंग्लैंड भेज रहा था, और भारतीय नागरिकों या किसानों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। और इस समय जो ज़्यादातर किसान में जो होता था, वो ट्रेडर्स जो होते थे, वो खास करके कपड़ा का, कॉटेज का ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कॉटन का हो गया, नील की खेती, इन तमाम वैसे सामानों की ज़्यादा खेती करवाई जा रही थी जो अंग्रेज़ों को ज़रूरत होती थी। शुगर हो गया, जैसे वाइन ड्रिंक बनाने के लिए सब इस्तेमाल किया जाता था, उसका कॉटेज कपड़ा के लिए। और यहाँ के ही कपड़े जो कॉटन थे खरीद के इंग्लैंड ले जाया जाता था, वहाँ उद्योगों में उसको बनाकर पुनः भारत में ही उसको महंगे दामों पर बेचा जाता था। तो कम दाम पर खरीदता था और अधिक दाम पर लाकर उसको कपड़े बनाकर बेचा करता था। तो इस तरह से स्थिति जो थी किसानों के या छोटे मजदूरों की काफ़ी गिरती गई, और ये कहीं ना कहीं एक आंदोलन बनने के, एक आंदोलन जो है वो जन्म लिया। यहाँ से जो आगे चल के एक बड़े आंदोलन 1857 के विद्रोह का रूप लेगा। और छोटे छोटे जैसे कूका आंदोलन हुए, जो पश्चिम चंपारण, जो हमारा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बिहार का तो चंपारण आंदोलन होगा। इन तमाम जो है घटनाएं जो होगी। उसके बाद हम देखेंगे सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू पॉपुलर रिवोल्ट। और ये मेन रीजन रहा, ये सब मेन सर्कमस्टांसेस जो है जिसकी वजह से आगे जो है तरह तरह के पॉपुलर जो रिवोल्ट हुए, विद्रोह हुए, किसानों के विद्रोह हुए, जनजातीय विद्रोह हुए, जैसे मुंडा विद्रोह जो बिरसा मुंडा के द्वारा झारखंड के एरिया में कराया गया, छोटा नागपुर पहाड़ी के एरिया में कराया गया। तो वो मेन रीजन हुआ। उसमें मेन रूप से अगर देखें तो दो, एक मेजर अपराइजिंग्स में देखेंगे तो पीजेंट अपराइजिंग और ट्राइबल अपराइजिंग, यानी किसानों की स्थिति दयनीय हो रही थी तो उन लोग भी विद्रोह कर रहे थे कि भाई हमको एक अच्छा सुविधा मिलना चाहिए ताकि कृषि अच्छे तरीके से करे और खान पान की जो उपज हो रही उसको भी बढ़ावा मिलनी चाहिए। उसके अलावा ट्राइबल एरिया, जब क्योंकि शुरुआत में इन लोग का वर्ल्ड क्या होता था, जंगलों होता था, फॉरेस्ट में इन लोग रहते थे, वहीं पे घर, वहीं की लकड़ियाँ काट कर बेचते थे। उन सभी चीज़ पर अंग्रेजों ने क्या करना, कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उन लोग को भी टैक्स लेना शुरू किया कि अगर आप जंगल से पेड़ काटते हैं तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो उससे भी उनकी जो स्थिति पर प्रभावित होने लगा, जिससे कि उन लोग भी कई तरह के जनजातीय विद्रोह भी सामने आया, चाहे वो मुंडा विद्रोह हो या और बहुत सारे जो है वो ट्राइबल विद्रोह के रूप में आगे उत्पन्न हुआ, जो अंग्रेजों को सबक लेनी पड़ी। उसके बाद अगर देखें तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्ली रेसिस्टेंस, और बहुत सारे जो नेचर सिग्निफिकेंस भी था, जो पूरा जो इसके विरोध में था, उसमें नामधारी मूवमेंट भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुए
जो आगे चल के आंदोलन हुआ अंग्रेजों के विरोध में किसानों और जनजातीय। तो ये जो चैप्टर था इसमें हम लोग रूरल लाइफ यानी ग्रामीण जीवन में किसानों का जीवन और मजदूरों का जीवन, कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी उसके बारे में हमने चर्चा किया। उस समय समाज जो था वो नीचे तबके का था, अंग्रेज उस पर ज़्यादा जुल्म ढाते थे। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो हमारे इस रूरल लाइफ एंड सोसाइटी में आ रहा था। इसमें आगे के जो चैप्टर्स में आएंगे वो हम एक डाटा के रूप में बताएंगे कि कौन कौन सा जो किसान आंदोलन है किसके द्वारा और कहाँ हुआ, और ट्राइबल जो है उसके बारे में भी हम करेंगे।